नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड लेसन जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो इसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हेनरीज लॉ। तो जान लेते हैं हेनरीज लॉ क्या है और क्या इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं: सोल्यूट जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है जैसे पानी सॉल्वेंट हो गया और शुगर आपकी सोल्यूट हो गई, और थर्ड आपका जो बनता है इससे बनता है सॉल्यूशन। तो ये तीन चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो हेनरीज लॉ, इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन है में ये लिखा हुआ है: अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस dissolve in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas present in equilibrium with the liquid। ये बोल रहे हैं कि इस लॉ के अनुसार मास ऑफ गैस, कितनी वजन या कितनी मात्रा में गैस जो है घुल रही है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी लिक्विड में, यानी कि एक तो हो गया आपका लिक्विड और एक हो गई गैस। कितनी गैस आपकी लिक्विड में घुल रही है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर दोस्तों एक पैमाना होता है, आपने कई जगह पे कांस्टेंट वर्ड पढ़ा होगा। तो हर व्यक्ति क्या होता है ना, अपना एक कांस्टेंट देता है। वो कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हर हर चीज़ का कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जो इसके हिसाब से फिक्स किया गया हो। तो मैंने अभी बताया था कि इस लॉ के अनुसार मास ऑफ गैस, कितनी मात्रा में जो गैस है वो लिक्विड में जो डिज़ोल्व हुई है और दिए गए टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर भी इसमें फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। यानी कि गैस जो लिक्विड में डिज़ोल्व हुई है और वो टेम्परेचर के इक्वल, जो कि बराबर टेम्परेचर इसमें दिया गया है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर के। और वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें सब चीज़ कंफर्टेबल हो, आपका सोल्यूट कंफर्टेबल हो, सॉल्यूशन कंफर्टेबल हो, सॉल्वेंट कंफर्टेबल हो, हर चीज़ कंफर्टेबल होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मींस इक्वल कंडीशन। अब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। मैथमेटिकली जो एग्जामिनेशन में लिखना है वो आपको इतना ही फॉर्मूला लिखना है 12th क्लास के। तो हमें जो हेनरीज लॉ बताता है वो ये है फॉर्मूला: एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जहाँ पे एम होगा मास ऑफ डिज़ोल्व गैस, यानी कि जो गैस डिज़ोल्व हुई है उसको हम बोलेंगे एम। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के, और जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो आएगा एम इज इक्वल टू के एच पी। मीन्स ये तो हो गया हेनरीज कांस्टेंट और पी हो गया प्रेशर, यानी जब इसका निशान हटेगा तो प्रेशर तो एज इट इज़ रहेगा ही, लेकिन एच के एच आ जाएगा, के फॉर कांस्टेंट और एच फॉर हेनरीज। इस तरीके से लिखाएगा। जब इसको इंटरचेंज हम करेंगे, यानी कि जब यहाँ से पी को लेके आएंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जब पी को यहाँ हम लेके आएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एम अपॉन पी इज इक्वल टू के एच। तो ये आपका हो गया हेनरीज का लॉ। हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है? हेनरी लॉ हमसे ये बोलता है कि कोई भी गैस अगर दिए गए किसी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिज़ोल्व होती है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रेशर के होगा। यानी कि मास ऑफ गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए। मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के है। जब इसका निशान हटेगा यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो आएगा हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि के एच यहाँ पर आएगा। और वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लीजिए कि वैल्यू क्या है। एम फोर होता है मास ऑफ डिजोल्व गैस, जो गैस घुल गई है। पी फोर होता है प्रेशर, और के एच होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट, जो कि इन भाई साहब ने दिया था। अब देखिए, हर इंसान अपने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है या स्टडी के फॉर्म में जो है डेफिनेशन देता है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई इसमें ये मिस्टेक है, बट हेनरी ने अगर दी है तो डेफिनेटली ये सूट कर रही है केमिस्ट्री के सॉल्यूशन लेसन को, तभी यहाँ पर दी हुई है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं हेनरी लॉ की लिमिटेशन, लिमिटेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी बेसिकली मैं ज़्यादा नहीं, आपको दो या तीन लिमिटेशन बताऊंगा। पहली लिमिटेशन है कि ये जो लॉ है, हेनरी का लॉ है, ये जो एप्लीकेबल होगा ये होगा उस सॉल्यूशन पर जो डाइल्यूट हो। कैसा हो? डाइल्यूट हो, है ना, और उसमें गैस ज़्यादा मात्रा में घुल रही हो। अगर मान लो ज़्यादा कोई चीज़, अगर ज़्यादा गैस जो है इसमें घुल जाएगी सॉल्वेंट में, अगर मान लो कोई सॉल्वेंट है उसमें ज़्यादा गैस घुल जाएगी तो एक्चुअली ये काम नहीं करेगा। इसलिए क्या है, इसकी कंडीशन है ये कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो पहला हमारा रूल हो गया कि हेनरी लॉस ओनली ओबे दैट कंडीशन, है ना, विथ ए डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन की कंडीशन को ये फॉलो करता है।
सेकंड वाले हम इसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है इसका। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड वाला जो इसका पॉइंट है वो रूल ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है आपका लिक्विड का वो कैसा होना चाहिए, लो एंड हाई रेस्पेक्टिवली, लो एंड हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी गैस है उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। तो बेसिकली इसकी जो है दो डेफिनेशंस यहाँ पर दी थी कि पहला तो है, पहली डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि हेनरी लॉ है जो सिर्फ किस पे काम करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम करेगा, और सेकंड बताया था कि प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको बता देता हूँ। तो पहली इसकी एप्लीकेशन है कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने के लिए। आपने जो कोको कोला देखा होगा, थम्स अप देखा होगा, ये तो बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इनके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो सोल्यूशन आपका बोतल के अंदर बनाया जाता है एक्चुअली, उस सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं, जब बोतल की पैकेजिंग होती है तो उससे पहले इस पानी के अंदर, जहाँ तक ये पानी रहता है, ये जो भी उन्होंने मतलब मिश्रण बनाया होता है, मिक्सचर बनाया होता है, मीठा सा ब्लैक कलर का रहता है, सभी सॉफ्ट ड्रिंक का अलग अलग, उसके अंदर क्या करते हैं कि तेज़ी से कार्बन का प्रेशर मारते हैं। जब किसी भी चीज़ के अंदर कार्बन का, पानी के अंदर कार्बन का प्रेशर जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, गैस के कुछ मॉलिक्यूल मिक्स हो जाते हैं और फिर उसको टाइटली पैक कर देते हैं। तो ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब बोतल का हम कैप खोलते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, वो कार्बन डाई होती है। इस गैस के कारण क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही तीखा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। इसलिए जो हमारे बेवरेजेस हैं उसमें ये लो काम करता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि जो आपका सोल्यूशन है उसमें या सॉल्वेंट है उसमें जो प्रेशर दिया जाता है गैस का, तो बेसिकली ये जो है फर्स्ट ये वाली एप्लीकेशन काम करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ जिसको हम पी सकते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक हो गई। सेकंड वाला इसका जो है वो है डीप सी में। डीप सी में भी ये प्रेशर काम करता है। तो होता क्या है कि जब कोई गोताखोर गोता लगाता है अंदर पानी के अंदर तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होने के कारण जब वो ऊपर आएगा तो उसकी बॉडी में बबल्स वगैरह रहते हैं, प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्या होता है, कुछ अदर गैसेस उसमें घोल दी जाती है, ठीक है ना। इस टॉक्सिक इफेक्ट को रोकने के लिए कुछ गैसेस उसके अंदर घोल दी जाती है ना, जैसे कि हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये गैसेस उसमें मिला दी जाती है जिससे कि उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे भी आपका हेनरीज लॉ काम करता है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूँ, थर्ड पॉइंट होता है हाई एल्टीट्यूड वाला। मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जब कोई ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ता है तो आपने देखा होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, हमारे टिश्यूज़ वगैरह और ये सब बॉडी के जो ऑर्गेन हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसकी वजह से एक सिम्टम्स आ जाता है। यहाँ पे हेनरी लो काम क्यों करता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो हमारे नोज़ के थ्रू या नोज़ को हवा नहीं मिल पाती, तो अंदर की बॉडी का जो एरिया है वो प्रेशराइज हो जाता है और उसके कारण हमें कुछ बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है एनोक्सिया, ANOXIA। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी दोस्तों, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी थी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सेकंड थी इसकी रेस्पिरेशन इन डीप सी, है ना, इसमें काम करता है। और थर्ड था आपका हायर एल्टीट्यूड वाला, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली डेफिनेशन कल लेकर के आऊँगा आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए माई साइंस जीके की क्लासेस। और आज के लिए इतना ही।